हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन लेक्चर के अंदर, जिसमें हम समझने वाले हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी या फिर किस साइंटिस्ट ने ऐसा किया था। तो हमारे माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को समझाने के लिए दो लॉ दिए थे। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे जिसको कहते हैं और दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं लॉ के बारे में समझेंगे। जैसा कि अगर मैं थोड़ा आपको ब्रीफ दूं पिछले लेक्चर के बारे में, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो कहीं ना कहीं उसको अगर आपको समझना है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से आपको समझाया था कि अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखते हैं तो उसमें एनोड और कैथोड पर गैस रिलीज होती है या फिर सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। तो ये पहचानना कि कौन सा सब्सटेंस बेसिकली लिबरेट होगा या फिर गैस डिपॉजिट अपना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर गैस रिलीज होगी, उसकी पहचान तो अपन करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, जिसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है डिस्चार्ज पोटेंशियल की। जब अब यदि अपने मोर देन वन कैटायन हो या फिर मोर देन वन एनायन हो या फिर दोनों ही मोर देन वन हो, ये समझ लिया था। फिर हमने ये समझा कि यार क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में क्या होगा, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या फिर गैस रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो उसी के बारे में समझने के लिए हमारे माइकल फैराडे करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या दिया, दो लॉ दिए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट के अंदर कुछ है, सेकंड के अंदर भी कुछ है, दोनों को कंबाइन करके बहुत सारे क्वेश्चन नीट के अंदर आते हैं। तो उनको अपन को समझने के लिए, उनको करने के लिए ये हाथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये जो पोर्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर कुछ चीजें थी जो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने छोड़ दी थी बेसिकली, जिसमें अपन को ये समझना है कि यार जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कंसंट्रेट H2SO4 है, कंसंट्रेट H2SO4 को मैं एज अ क्या ले रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, तो वहां पर एनोड और कैथोड पर क्या क्या चीज बनेगी या फिर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर गैस निकलेगी, उसके बारे में अपन को समझना है। ठीक है, तो जरा उनके कुछ उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ होमवर्क था। आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि फर्स्ट वाला है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के बारे में अपन को समझना है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली टॉपिक का नाम हो गया। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के अंदर अपन फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे को यहां पर समझेंगे। ओके, देखिए होमवर्क में एक चीज मैंने आपको बताई थी। क्या चीज बताई थी? अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 लेता हूं, क्या लेता हूं, कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो कंसंट्रेट H2SO4 लेने पर एनोड और कैथोड पर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला मैं ले रहा हूं कंसंट्रेट H2SO4। वैसे आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा और रिमार्क क्या होगा। ठीक है, ठीक, अब देखो आपको पता है, अगर मैं बात करता हूं कंसंट्रेट H2SO4 की, तो वहां पर अगर मैं आयंस की बात करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, H प्लस SO4 2 माइनस, और अपने पास में क्या होगा, OH माइनस। ये कहां से आया यार, कंसंट्रेट H2SO4 है, इसका मतलब वाटर भी है कहीं ना कहीं उसका। ठीक है, H प्लस भी बनेगा, OH माइनस भी बनेगा वहां से, तो H प्लस। तो इस बात में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट नहीं, क्योंकि ऑप्शन अपने पास में कैटायन तो एक टाइप का है, तो H2 बन गई। ठीक है, अब कंपटीशन होता है यहां पर सल्फेट आयन और अपने पास में हाइड्रोक्सो आयन के बीच में। तो आपको क्या लगता है, हम जैसा कि सब बच्चों को लगेगा कि अपने पास में अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर देखें तो SO4 यहां पर आता है, फिर उसके बाद में अपने पास में NO3 माइनस आता है और फिर अपने पास में OH माइनस आता है। यही ऑर्डर है डिस्चार्ज पोटेंशियल का। फिर इधर और इधर कुछ चीजें हैं। ठीक है, इसका मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH माइनस क्या है, कहीं ना कहीं सल्फेट आयन से कम है। लेकिन अब वैसे अगर अब कहूं कि अगर कम है तो इसका मतलब O2 गैस बननी चाहिए थी एनोड पर, लेकिन O2 गैस नहीं बनती है। फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर बनेगी यार H2O8 2 माइनस। सर ये बनी कैसे? तो देखो कंसंट्रेट H2SO4 है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन बहुत ही ज्यादा हो जाती है। किससे? अपने पास में OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो होता क्या है, एनोड पर सल्फेट आयन की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से, सॉल्यूशन के अंदर
सल्फेट आयन बहुत ज्यादा है, OH माइनस कम है। इसका मतलब एनोड की तरफ जल्दी अप्रोच कौन कर लेगा? सल्फेट आयन। और सल्फेट आयन SO2 की फॉर्म में नहीं जाता है, वो जाता है H2OH 2 माइनस की फॉर्म में, थायोसल्फेटों की फॉर्म में। तो ये चीज यहां पर बनती है। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर गलती की होगी, जिन्होंने गलती की है उसको करेक्ट कर लेना। ऐसे ही आपके सामने मैंने एक एग्जांपल और लिया था। अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहां पर लेता हूं तो मैं क्या ले सकता हूं? AgNO3 एक्वस ले रहे हैं अपन, और PT इलेक्ट्रोड है मान लीजिए, है ना। तो देखो यहां पर क्या है, अपने पास में Ag है, Ag प्लस बनेगा, यहां पर NO3 माइनस बनेगा, इधर क्या है? H प्लस है, इधर क्या है अपने पास में? यहां पर OH माइनस है। तो आपको ये पता है NO3 माइनस और OH माइनस में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? OH माइनस का। मतलब एनोड पर O2 गैस बनेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं होगा। अब कंपटीशन यहां पर होगा Ag प्लस और H प्लस के अंदर। तो आपको पता है, जब मैंने आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर लिखाया कैटायन के अंदर, तो मैंने क्या बताया था, दोबारा से बता देता हूं। K प्लस इज ग्रेटर देन Na प्लस इज ग्रेटर देन Ca2 प्लस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस ग्रेटर देन Al3 प्लस। अल्लाह जानता है क्यों, आज जानता, अल्लाह जानता है, तो यहां पर H प्लस आएगा ना भाई। अल्लाह जानता है क्यों आज आए। वैसे तो आपको मैं डायरेक्ट बता सकता था, बट चीजों को रिकॉल करवाने के लिए मैंने आपको दोबारा से कैटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल यहां पर बता दिया है, ठीक है। तो आपको पता चल चुका कि Ag प्लस का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या है, यहां पर बेसिकली Ag बनेगा, मतलब Ag प्लस कन्वर्ट हो जाएगा Ag के अंदर, और सिल्वर कैथोड पर क्या होगा? डिपॉजिट होगा। होता क्या है जनरली, अगर आप इसी चीज को वैसे रिलेट कर सकते हो बाद में जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और ज्यादा समझ जाएंगे, तो होता क्या है, अगर अपने पास में कोई गैस बनती है और दूसरी तरफ अपने पास में क्या है, कोई मेटल है, मेटल का डिपोजिशन हो रहा है, और दूसरी तरफ अपने पास में कोई गैस निकलती है, तो जनरली ऐसा होता है, बाय डिफॉल्ट आप ये मान सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा होगा। मतलब मेटल का जो है बेसिकली यहां पर अगर देखो, मेटल यहां पर Ag प्लस, अरे Ag जनरली क्या होगा, Ag होता या फिर कॉपर होता, तो जनरली चांसेस ये रहते हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कि वही डिपॉजिट होगा। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? बाकी तो अगर ये जस्ट एक एजम्पशन है या फिर एक बाय डिफॉल्ट आप मान सकते हो, लेकिन इसमें कई बहुत सारी कमी है। अगर सोडियम का एग्जांपल ले लूं तो फिर गलती हो जाएगी। लेकिन मैं अगर बात करता हूं इन मेटल्स की, जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, अपने पास में गोल्ड हो गया, तो इनके कंपैरिजन में आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये चीज अपन को समझ में आ गई। बाकी रिमार्क अगर लिखते हो तो यहां पर रिमार्क क्या हो जाएगा, यहां पर रिमार्क ये दोनों गायब हो गए, क्या बचा? वाटर बचेगी। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H2O कहीं ना कहीं इंक्रीज होती चली जाएगी। यहां पर क्या रिमार्क लिख सकते हो आप, यहां पर ये रिमार्क लिखा जा सकता है, इधर से OH माइनस गया, OH माइनस विल कन्वर्ट इनटू O2, और यहां पर Ag प्लस गया, तो रिजल्टेंट HNO3 की जो कंसंट्रेशन है, H प्लस और NO3 माइनस क्या बना लेंगे? HNO3 बना लेंगे। तो HNO3 की जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ में बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, और हम ये जानते हैं कि HNO3 बेसिकली एक एसिड है। अरे जानते हैं ना, तो HNO3 अगर एसिड है, इसका मतलब ये है कि उसकी pH टाइम के साथ में घटती जाएगी। अरे ऐसे, अरे बचपन में बहुत पढ़ा होगा, pH इंडिकेट, pH अपन बात करते हैं, यहां पर अगर 0, यहां पर क्या है मान लीजिए 7 है, ठीक है, यहां पर 0 है, यहां पर 14 है, 0 से 14 है, तो 7 से इधर की साइड एसिड होता है, इधर की साइड बेस होता है। अगर मैं ये कहूं कि pH घट रही है, मतलब इधर से अपन इधर चल रहे हैं, तो pH घटी है, और pH घटी है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कहीं ना कहीं एसिडिटी बढ़ रही है, अगर HNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब pH तो घटेगी। ये समझ में आ गया। ऐसे ही अगर बात करते हो आप किसके बारे में, CuBr2, किसके बारे में? तीसरा जो ऑप्शन है अपने पास में, CuBr2 ले लो, CuCl2 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। इन केस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इधर क्या है? एनोड है, इधर क्या है? कैथोड है, और यहां पर मेरा क्या है? यहां पर मेरा रिमार्क आ जाए। ओके जी, तो अब देखिए क्या करना है, डिसोसिएशन करेंगे तो Cu2 प्लस बनेगा, Br माइनस बनेगा, और क्या बनेगा? एक्वस है अगर तो H प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा। सर आपने यहां पर एक्वस वैसे लिखा नहीं था, लेकिन आपने फिर भी मतलब H प्लस और OH माइनस बना दिया।
लिखा रहता है, ठीक है। मैंने बस लिखा नहीं था, लेकिन आपको बता रहा हूं कि एक्वस CuBr2 जो सॉल्यूशन है तो कहीं ना कहीं पानी के अंदर ही डालोगे ना, एक सॉल्वेंट के अंदर डालोगे। जैसे अगर मैं नमक की बात करता हूं, नमक क्या वैसे मॉल्टन फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि उसको मैंने सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया तो फिर तो वो एक्वस हो गया ना। सिमिलरली यहां पर जो सॉल्ट है उसको मैंने, या इलेक्ट्रोलाइट है उसको पानी के अंदर डाला या किसी सॉल्वेंट के अंदर डाला, तो कहीं ना कहीं वो एक्वस या फिर सॉल्वस हो गया ना, कहीं ना कहीं सॉल्वेंट के अंदर हो गया ना कहीं, तो एक्वस हो गया। तो एक्वस अगर है तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करूंगा तो वहां पर H+ भी बनेगा और वहां पर OH- भी बनेगा। इस बात से एग्री करोगे? करोगे बिल्कुल। अब देखो जरा बाकी की कहानी आप खुद लिख सकते हो। अपने पास में क्या है, एनाइन। आपको पता है Br- और OH-, अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और बीच में अपने ऑक्साइड आते हैं कहीं ना कहीं, तो Br- की जो Br- की जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम होगा, और अगर कम है तो एनोड पर कौन जाएगा, Br2 गैस लिबरेट होगी। चलिए ये हो गया। अब यहां पर देखो इन दोनों में अभी मैंने बताया था कॉपर और जो हाइड्रोजन है उनके अंदर डिस्चार्ज पोटेंशियल कॉपर का कम होता है, तो कॉपर यहां पर बेसिकली डिपॉजिट हो जाएगी। और रिमार्क की अगर मैं बात करूं तो रिमार्क कुछ ऐसा होगा, Br2 इधर से गायब हो गई, ठीक है, Cu इधर से गायब हो गया, क्या बचा, वाटर बचा। तो टाइम के साथ में जो कंसंट्रेशन ऑफ CuBr2 है वो घटती चली जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ CuBr2 जैसा मैंने यहां पर लिखा है, इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टाइम के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 घटती चली जाएगी, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपने इलेक्ट्रोलाइसिस को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जो जो उसकी बेसिक सी बातें हैं, जो जो चीजें हैं, मैं आपसे इतना बोलूंगा कि अगर आपको ये पहचानना है कि एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, सबसे पहली चीज ये है, सबसे पहली डिमांड ये है कि आपको कैटायन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल पता होना चाहिए, आपको एनायन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल पता होना चाहिए। एनायन के लिए क्या है, तो एनायन के लिए F-, फिर अपना आता है Cl-, फिर अपना आता है Br-, और लास्ट में आता है I-, ठीक है। फिर बीच में आते हैं अपने सल्फेट आयन, और यहां पर आते हैं अपने NO3-, और यहां पर आता है OH-। ये चीज तो पता होनी ही चाहिए। और साथ ही साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्ट और है, दैट इज कि कहीं पे कंसंट्रेट लिखा हुआ है। जैसे कंसंट्रेट Na2SO4 के केस में क्या हुआ था, याद है या नहीं है? याद होगा। कंसंट्रेट Na2SO4 के केस में होता क्या है, लगता क्या है, O2 गैस जानी चाहिए थी। O2 गैस बेसिकली एनोड पर बननी चाहिए थी, लेकिन H2OH2- बनती है। सिमिलर केस ऑफ कंसंट्रेट अपना H2SO4 का है, तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक से अगर आप बात करो तो यहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कंसंट्रेट H2SO4 के अंदर, ठीक है। एक केस अपने पास में क्या था कि CuSO4 है एक्वस सॉल्यूशन, और अपने पास में कॉपर इलेक्ट्रोड है। होगा क्या, हमको लगता ये है कि अपने पास में इसके अकॉर्डिंग अपन चीजें डेराइव कर देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन है तो Cu2+, तो कैथोड पर तो Cu अपन डिपॉजिट करवा देंगे, लेकिन यहां पर क्या करते हैं, O2 गैस ही बना देते हैं एनोड पर, लेकिन O2 गैस नहीं बनती है। यहां पर क्या होता है, आप ये जानते हो कि कॉपर इलेक्ट्रोड जो है, अगर आप एज उसको इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हो तो वहां पर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। और एक्टिव इलेक्ट्रोड की क्या खास बात होती है कि वो बेसिकली रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, वो सिर्फ जगह अवेलेबल नहीं कराता है कि एनोड और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। रिएक्शन करवाने से उसको मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि रिएक्शन जो हो रही है वो मेरे अंदर हो। मतलब जैसे कॉपर है, वो क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड है बेसिकली, तो वो ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो यहां पर क्या होता है, एनोड पर कॉपर बेसिकली डिसॉल्व होता है। कॉपर बेसिक डिसॉल्व का मतलब क्या है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, यहां पर मेरा सॉल्यूशन है, यहां पर मेरा एनोड है, यहां पर कैथोड। तो अगर ये कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड है तो यहां पर क्या होगा, ये Cu जो है, कॉपर अगर इलेक्ट्रोड है इसका मतलब कॉपर फॉर्म में है, Cu फॉर्म में है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करोगे तो वहां पर जो कॉपर है वो सॉल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट कर देगा, Cu2+ बनाएगा और Cu2+ बना के सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, कॉपर यहां पर डिसॉल्व होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं एनोड पर क्या होगा और यहां पर कैथोड पर क्या होगा, तो एनोड पर Cu डिसॉल्व होता है और यहां पर Cu डिपॉजिट होता है। ये दो टर्म आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई होंगी ऐसा उम्मीद करता हूं, आ गई होंगी। बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब अपन को समझना है
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है तो दो चीजें आपको करनी होंगी। एक तो अपने पास में है दैट इज की क्वालिटेटिव, ठीक है, और दूसरी है क्वांटिटेटिव। वैसे तो ये चीज अपने पहले भी डिस्कस कर ली है, बट एक बार और बता देता हूं। क्वालिटेटिव अगर करना है तो आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल की मदद लेनी पड़ती है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, ये पहचानना कि एनोड और कैथोड पर बनेगा क्या। लेकिन क्वांटिटेटिव की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको मदद लेनी पड़ती है फैराडे लॉज की। फैराडेज लॉ, अब फिजिक्स में भी कुछ फैराडे लॉ हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो फैराडे लॉ हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको मदद लेनी पड़ती है फैराडे लॉ की। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो एनोड और कैथोड पर जो चीजें बन रही हैं उनकी अमाउंट कितनी है, कितनी अमाउंट है वो समझना, ठीक है। तो सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है, समझ में आ गया। चलिए अब उसको समझने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए जनरल हमारी डेली लाइफ में, जैसा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बहुत ही यूजफुल है, बहुत अपन को यूज में आती है। डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारे इसके कुछ एप्लीकेशन है। उन्हीं एप्लीकेशन के बारे में जरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। वैसे अपन तो थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जरा, इलेक्ट्रोलाइसिस के जो एप्लीकेशन है उनके बारे में जरा चर्चा अपन कर लेते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। देखिए बहुत सारी, देखिए एक कहानी सुनाता हूं आपको। आप सभी ने ये सुना होगा कि गोल्ड सबसे महंगी चीज है, गोल्ड काफी महंगा मेटल है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि गोल्ड से भी महंगी चीज एल्यूमिनियम थी पहले। सुन के थोड़ा धक्का लगेगा। एल्यूमिनियम वाज कॉस्टलियर देन दी गोल्ड। हाँ ये सच बात है, पहले ऐसा था। लेकिन इसके पीछे फिर, लेकिन आज अपन देखें, आज के सिनारियो से अपन रिलेट करें तो आप तो यार एल्यूमिनियम फॉइल को तो आज खाना लपेटने के लिए अपन यूज करते हैं, इतनी सस्ती हो चुकी है। लेकिन ये सस्ती हुई कैसे, ये जो पहले गोल्ड से भी महंगी थी आज इतनी सस्ती कैसे हो गई। तो उसके पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। कैसे हुआ, तो ये हुआ कुछ एक प्रोसेस है दैट इज हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, जिसको अपन जब अपन डील करेंगे मेटलर्जी के अंदर तो वहां पर एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, उसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। तो यहां पर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस करती क्या है, बेसिकली आप सभी ये जानते हो मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, मेटल को अपन लेते हैं, मेटल कहीं ना कहीं जैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है तो आपको पता है जमीन से करते हैं, ठीक है। जमीन से किस फॉर्म में, तो ओर की फॉर्म में, खनिज पदार्थ के रूप में उनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो खनिज पदार्थ को से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितनी अमाउंट लगती है, तो पहले क्या होता था, पहले जब हेरोल्ड ये जो प्रोसेस है इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये प्रोसेस नेचर में नहीं आई थी, या फिर बहुत साइंटिस्ट ने पहले नहीं बनाई थी, तो उससे पहले क्या होता था, उसका एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था। किसके एक्सट्रैक्शन में, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये प्रोसेस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी और इस प्रोसेस से जो एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। और जिसकी वजह से आज ये कंडीशन है कि हम एल्यूमिनियम फॉइल को खाना लपेटने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ गई। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं यार इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर भी बेसिकली अपन यूज करते हैं किसको, रिफाइन कर, मतलब देखिए इसकी ये जो बेसिकली जितनी प्रोसेस है अपन मेटलर्जी के अंदर यूज करते हैं। ऐसे अपने ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो आपको पता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या कहती है, जैसे अपन कोई नए बर्तन लाते हैं, शुरुआत में आप देखोगे यार बहुत ही बिल्कुल उनमें शाइनिंग बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं कोई आयरन की मैं चीज लाया, कोई नया बर्तन है, ठीक है, आयरन का, वो उसमें कुछ एक लेयर चढ़ी रहती है क्रोमियम की या फिर कुछ दूसरे मेटल की। तो वो क्रोमियम की लेयर चढ़ाई कैसे, यहां पर आयरन के ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ी कैसे, ये सवाल है। तो वो जो लेयर है वो चढ़ाने के पीछे कहीं ना कहीं साइंस है, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो हुई कैसे, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपन क्या करते हैं अपने पास में कहीं ना कहीं, जैसे अपन बात करते हैं ना कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इधर अपना इलेक्ट्रोड है, इधर अपना ये है, तो होगा क्या, जैसे मेरे पास में अगर ये आयरन है तो यहां पर क्या करूंगा मैं, कैथोड के फॉर्म में, ये जो कैथोड है इसको मैं मान लीजिए आयरन का बना दिया, ठीक है। तो होगा क्या, यहां पर कोई सब्सटेंस है,
ठीक है। अब होता क्या है, क्रोमियम क्या है, कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा इसकी फॉर्म में, Cr की फॉर्म में। अगर क्रोमियम अपने पास में 3+ है तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं बनाना चाहे क्रोमियम। अब क्रोमियम जो है Cr3+ से Cr बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रिडक्शन हुआ है। अरे यार, Cr3+ अगर Cr में कन्वर्ट हुआ मान लीजिए, ठीक है, Cr बना है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसका रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर होता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने मान लीजिए आयरन का क्या बना लिया, कैथोड बना लिया। तो Cr कहीं ना कहीं इस पे डिपॉजिट होता है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपन करते कैसे हैं, एक कैनोड होगा एक कैथोड होगा, तो यहां पर अपन रिजल्टेंट इस तरीके से उस पे लेयर चढ़ा देते हैं क्रोमियम की, इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। ये समझ में आया। मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल का मैन्युफैक्चर करने के लिए अपन यहां पर यूज करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एनोड पर कुछ गैस बनती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल बनाने के लिए अपन इस तरीके से यूज कर देते हैं इन चीजों का, इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। चलिए अगली चीज, मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, जैसे अपन इससे एलोज का फॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे अपन एलोज क्या, जैसे NaHg हो गया, ठीक है, NaHg हो गया, या फिर ZnHg हो गया, इस तरीके से अपन, अरे सोडियम अमलगम हो गया, या फिर अपन बात करें ZnHg, या फिर अपन बहुत सारी ऐसी एलोज की बात करते हैं, मिश्र धातु की बात करते हैं, तो वो बेसिकली इसी प्रोसेस से अपन बना लेते हैं। तो यहां पर उसका भी एक तरीके से यहां पर एप्लीकेशन हो गया। तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो आपको पहले से पता होंगी, नहीं पता है तो आप एक बार देख लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमको समझना है, कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लें कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, नहीं पता, अरे अभी बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है अपने पास में, पता है, एक एनोड है एक कैथोड है, बैटरी लगी हुई है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट है, अरे सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और अपना सॉल्वेंट का, दोनों को जैसे NaCl का एग्जांपल ले लेते, ठीक है। तो यहां पर उसको बनाता हूं मैं, एनोड कैथोड, यहां पर बैटरी, ओके, ठीक है। ये एनोड है, ये मेरा कैथोड है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, मान लीजिए NaCl एक्वस है। तो होता क्या है, यहां पर आप सभी को पता है Na+ बनेगा, यहां पे Cl- बनेगा, क्या बनेगा, Na+ बनेगा, यहां पर Cl- बनेगा, यहां पर H+ बनेगा, यहां पर OH- बनेगा। आपको यह पता है, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करूंगा, जैसे ही मैं बैटरी का स्विच दबाऊंगा, या फिर मैं दोनों एनोड और कैथोड से बैटरी को कनेक्ट करूंगा, तो वहां पर मूवमेंट ऑफ आयंस होगी, और जैसे ही मूवमेंट ऑफ आयन होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। उसी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, बेसिकली जो मूवमेंट ऑफ आयंस है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट बना, और उसी इलेक्ट्रिक करंट की जब अपन बात करते हैं वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। आपको इतना पता हो कहीं ना कहीं कि देखो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो कारणों से फ्लो हो सकती है, एक तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। अगर मैं ये कहूं कि मूव कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन हो रही है, दूसरी तरफ अपने पास है मूवमेंट ऑफ आयंस। तो अगर मैं बात करूं मूवमेंट ऑफ आयंस, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, उसकी वजह से कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या फिर मेटालिक कंडक्शन। जितने मेटल्स होते हैं कहीं ना कहीं वो इस वजह से कंडक्टर होते हैं। जैसे आयरन है, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। आयरन, जैसे आयरन की बायर लेते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडक्टर कैसे है, तो उसके अंदर क्या रहता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है, उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। चलिए, मूव ऑफ आयंस, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अपन इस तरीके कंडक्शन को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या फिर आयनिक कंडक्शन। आयन की वजह से हो रहा है, इस वजह से अपन क्या बोल दिया, आयनिक कंडक्शन बोल दिया। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। यहां पर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आयन, और दूसरी तरफ तो देखना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ तो मेटालिक कंडक्टर हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हो गया, ठीक है। अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बोल सकते हो, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयन हुई है तो वहां पर अपन उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है और एक है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जो कंडक्शन हुआ है उसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बोला है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, आयन मूव करते हैं, उसको बोलते हैं अपन
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। समझ में आया क्या हमको? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं कि आयरन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग विद जिंक और टिन इफ कोटिंग इज ब्रोकन। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को यहां पर कि आयोडीन विल रिड्यूस ब्रोमाइड आयंस, या फिर ब्रोमीन विल रिड्यूस आयोडाइड आयंस, या फिर आयरन विल कोरोड फास्टर इन बोथ केसेस, आयरन विल नॉट अंडरगो एनी कोरोजन इन बोथ केसेस। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयरन कैन बी प्रोटेक्टेड, आयरन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसकी कोटिंग करवा के, किससे? जिंक या फिर टिन से, इफ कोटिंग इज ब्रोकन। ठीक है, अगर कोटिंग ब्रोक हो जाए तो वहां पर क्या होगा? यहां पर आयरन विल कोरोड फास्टर इन बोथ केसेस। तो यहां पर क्या होगा? बेसिकली बोथ केसेस में नहीं होगा, अपने पास में आयरन विल नॉट अंडरगो एनी कोरोजन इन बोथ केसेस, या फिर ब्रोमीन विल रिड्यूस आयोडाइड आयन। तो देखिए जरा अपने पास में क्या है, जिंक और टिन है, अपने पास में I- है और दूसरी तरफ Br- है। ठीक है, तो आपको पता है Br- जो है कहीं ना कहीं इसकी फॉर्म में जाएगा Br2 गैस में। तो बेसिकली इसका क्या हुआ है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ब्रोमीन विल रिड्यूस आयोडाइन आयन, या ये बिल्कुल सही बात है, या आयोडाइड आयन। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन I- का हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये वाला आंसर अपना सही हो जाना चाहिए। चलिए अब देखो जरा, हमको समझना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस किसने किया? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है माइकल फैराडे। क्या नाम है इनका? ये जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं साइड में, इनका नाम है माइकल फैराडे। और केमिस्ट्री की दुनिया में इनका नाम चलता है, केमिस्ट्री की दुनिया में नहीं तो इनका केमिस्ट्री की दुनिया में इनका नाम चलता ही चलता है। किस वजह से? इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने दो रूल दिए थे, एक फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे जिसको कहते हैं, इसको सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कहा जाता है। दो रूल हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ में अपन को कुछ चीजें पढ़नी है। अगर बात करूं यूज क्या है, यूज ये है कि इनकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर एनोड और कैथोड पर किस सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा और उसकी अमाउंट क्या होगी। क्वालिटेटिव में तो पढ़ लिया कि क्या डिपॉजिट होगा, लेकिन उसकी अमाउंट क्या होगी तो वो यहां पर पता चलती है। तो यहां पर बेसिकली इनका यूज करके, किसका यूज करके? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका यूज करके हम क्या पता करते हैं? अमाउंट ऑफ substance deposited or liberated at एनोड और कैथोड। आगे लिखना चाहो, ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेस्पेक्टिवली। आपको पता है एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो आपको ये पता है, इसका यूज करके हम बेसिकली अमाउंट का पता करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पता करते हैं। टूल क्या है? टूल हमारे पास में फैराडे लॉ। तो सबसे पहले हम यहां पर सीखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या होता है, थोड़ा सिनेरियो को समझो। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या हुआ था? अगर मैं ये कहूं ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इसमें एक बैटरी लगी हुई है, इधर एक अपने पास में एनोड है, इधर एक कैथोड है। यहां पर इसके अंदर मैंने क्या डाला? यहां पर इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? जैसे ही मैं स्विच को दबाऊंगा इसको, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेगा? टूटेगा। मान लीजिए वो कुछ ऐसे टूटा, यहां पर प्लस बना, यहां पर माइनस बना। आपको ये पता है माइनस वाला एनोड की तरफ जाएगा और प्लस वाला कैथोड की तरफ जाएगा। मैंने आपको बताया था सी की तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा। मतलब ये है कि एनोड एनाइन एनोड की तरफ जाएगा, कैटाइन कैथोड की तरफ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? तो होता क्या है, यहां पर जो हमारा एनाइन है वो बेसिकली इस पे जाएगा, या तो वो गैस होगी या फिर अपने पास में जनरली कुछ ना कुछ गैस ही बनती है। एनाइन जैसे H+, जैसे अपने पास में Br- है, या फिर अपने पास में F- या फिर अपने पास में OH- है, तो वो किसकी फॉर्म में बनता है? O2 गैस बना लेता है। तो होता क्या है, जनरल जो केस है वो ये कहता है यहां पर कुछ गैस बनती है, गैस लिबरेट होती है। अब होता क्या है,
एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो ये जो अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन एनोड और कैथोड, जो अमाउंट है मतलब W, अमाउंट को क्या मान लेता हूं W, कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट होगी, मतलब कुछ ना कुछ उसका वेट यहां पर निकलेगा या फिर डिपॉजिट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आप फ्लो करते हो। क्या लिखा हुआ मैंने कि यहां पर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated on the electrode is directly proportional to the amount of electricity passed in the cell। यही लिखा हुआ है passed through the electrolytic cell, मतलब जो amount of substance deposit होंगे या फिर liberate होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी मैं पास करूंगा सेल के अंदर उतना ही ज्यादा अमाउंट यहां पर डिपॉजिट होगा एनोड पर या फिर कैथोड पर। एनोड पर या तो निकलेगा या फिर डिपॉजिट होगा, सिमिलरली कैथोड के साथ में। तो वो अमाउंट जो है सब्सटेंस की डिपोजिशन की या लिबरेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यहां पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, इसके अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए अब देखो जरा इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है जो अपन को करने हैं। W बराबर ZQ। अब आप कहेंगे कि सर ये Z कहां से आया, तो Z बेसिकली एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, आप ये जानते हो Q। अब Q का भी कुछ फॉर्मूला है। Q बेसिकली बराबर होता है I और T के। Q बराबर IT। I क्या है, I यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है। I इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। मतलब जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सेल के अंदर हमने कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किया है, तो जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल के आ जाती है, ठीक है। आई मतलब इसका जो यूनिट रहेगी वो एम्पियर रहेगी, टी का मतलब आप कहीं ना कहीं आर रहेगा या फिर सेकंड रहेगा। टाइम की यूनिट आप जानते हो, ठीक है। तो ये चीज अपन को पता चल चुकी। ये जो लॉ है, इसी स्टेटमेंट को, इसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर, नहीं यार, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इसको कहा जाता है। ये चीज अपन को समझ में, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इसको कहते हैं। W इज इक्वल टू ZQ, ये समझ में आ गया, ठीक है। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अब क्या है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है जो हमको करने पड़ेंगे। यहां पर मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं एक मॉडिफिकेशन के साथ में, M/NFQ। अब बाकी की जो कहानी है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो उनको अपन डील करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर इतनी ही बातें अपन करेंगे, बाकी चीज अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, जहां पर मैं दोनों चीजों को, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इसके अंदर मॉडिफिकेशन और सेकेंड लॉ आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं थोड़ा ये बोल रहा हूं कि यार कर लो, फायदा होगा। क्योंकि हमारी जो टीम है वो लगी हुई है, आपके साथ मेहनत कर रही है और पूरी टीम ये चाहती है हमारा हर एक बच्चा कुछ लाइफ के अंदर अच्छा करे। ये पॉसिबल नहीं कि यार हर एक बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन लाइफ के अंदर अच्छा करे, अपनी लाइफ जो उसका ड्रीम है उसको अचीव करे, उसी के लिए टीम लगी हुई है। और हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा, मतलब पैसों की वजह से कभी भी उसको ये नहीं लगे कि मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं कोटा नहीं जा पाया, मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाया। अरे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया, चलिए मान लिया, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है या फिर वो तो कहीं ना कहीं अपना क्या है कि आपको एडमिशन लेना है कॉलेज के अंदर, आपको डॉक्टर बनना है, आपको। देखिए एक हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा ये कहते थे कि यार टीचर से नॉलेज लो, टीचर पे डिपेंड मत रहो कभी भी। तो अच्छे इंस्टीट्यूट पे कभी डिपेंड मत रहो, अच्छे इंस्टीट्यूट का यूज करो, अच्छे टीचर का यूज करो, बट अच्छे टीचर पे डिपेंड मत रहो। तो वही मैं कहूंगा कि बेसिकली आपको ये करना है कि ऐप डाउनलोड करो। मैं बता रहा हूं आगे की चीजें कि ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद में जनरल डिटेल से उनको फिल करना, तो आप जाओगे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में या फिर अपने पास जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़नी है उस ऑप्शन में जाओगे, ठीक है। तो वहां पे ये जो चैप्टर रहेगा अपना केमिस्ट्री में गए मान लीजिए, तो केमिस्ट्री में जाने के बाद में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाओगे, तो थर्ड लेक्चर में जाना, वहां पर आपको कुछ चीजें मिलेगी। एक तो डाउनलोड मटेरियल में आप जाओगे तो वहां पे आपको एनोटेड पीपीटी मिलेगी और आपको डीपी मिलेगी, उनको लगाना, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए बड़ा इंस्टीट्यूट या बड़ा टीचर इंपॉर्टेंट नहीं होता यार,
मैं हमेशा कहता हूं कि टीचर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता किसी बच्चे के सिलेक्शन में। बहुत सारे टीचर एक क्रेडिट लेते हैं कि हमारी वजह से सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चे के सिलेक्शन में एक जो डॉक्टर बनता है या फिर कोई इंजीनियर बनता है, जेईई मेंस में अच्छा करता है या फिर नीट में अच्छा करता है, उस बच्चे के सिलेक्शन में एक टीचर का मतलब मैं बात करूँ परसेंटेज कितना रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है उसके अंदर, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली अपन बात करें 20% या 25% रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। उसकी खुद की मेहनत है वो, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, बस मेहनत करोगे बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर तो यार सिंपल सी बात है, बन ही जाओगे अगर मेहनत करोगे, दिल से मेहनत करोगे बहुत अच्छा होगा। तो यहां पर आप जाओगे केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में, बायोलॉजी वाले ऑप्शन में, और फिजिक्स के अंदर जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है पढ़िए। इधर देखो, कमाल की चीज ये है कि यार हम कोई भी कॉस्ट आपसे चार्ज कर ही नहीं रहे। हो सकता है आपको कॉस्ट वहां पे दिखे, बस क्या करना है, अगर कॉस्ट दिख रही है तो ये वाला कोड वहां पर यूज कर लेना, फ्री इजीली जो कोड है इसको यूज करना, और कोड को यूज करने के बाद में आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री मिलने वाला। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ा रहे, नहीं, डीपीपी देंगे, एनोटेड पीपीटी देंगे, आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। जब आपका हाथ पकड़ा है तो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे, बीच मझधार में आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। आपको डीपी मिलेगी, आपको एनोटेड पीपीटी मिलेगी, और उसके बाद में आपको अगर कोई डाउट भी आता है तो ऐप के अंदर ऑप्शन है, पर्टिकुलरली आप जाओगे ऐप के अंदर तो यहां पर ये देखो डाउट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस वाले ऑप्शन में जाओगे, वहां पे अपनी जो भी डाउट आ रहा है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आया उस फोटो को खींचना या पोस्ट करना, और हमारी विदिन मतलब अपन बात करें जितना जल्दी हो सकता है हमारी टीम आपको आंसर करने की ट्राई करेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा लेक्चर अपन फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में अपन बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि रहेंगी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पे और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।